तो आज तारीख है 5 जनवरी और आज की जितने भी करंट अफेयर्स की जितनी भी न्यूज़ है जो हमारे किसी भी एग्जाम में ज़रूरी है, और इंडिया के जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, पीआईबी, पीएनआर, सबसे अपन कवर करेंगे। तो आज अगर हम लोग बात करें द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो एक न्यूज़ तो आई है जो सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस की हियरिंग शुरू कर दी है कि ईडब्ल्यूएस जो कोटा है कितना रहना चाहिए कितना नहीं रहना चाहिए उसकी हियरिंग। तो अब जिसके बारे में जब निकल के आएगा तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक न्यूज़ आई है जो एम्बेसी को लेके आई है। एक दिल्ली ने वीकेंड कर्फ्यू कर दिया है, कल कर्नाटक ने भी कर दिया है, वेस्ट बंगाल ने भी कर दिया है, काफ़ी जगहों ने कर दिया है, उसको लेके निकल के आई है। एक न्यूज़ है कि आज कोरोना के 60,000 केसेस तकरीबन निकल के आए हैं, 59,000 कुछ हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि कोरोना भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट डबल बढ़ गया कल से केसेस। एक जम्मू कश्मीर की न्यूज़ है जो जम्मू कश्मीर की फोटो वगैरह आई है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी वगैरह पड़ रही है। एक ये गर्ल्स पिटीशन को लेके आई है। एक लेके आई है जो महिलाओं और बच्चे को लेके आई है कि हाँ, एक महिला थी, उसका बच्चा खो गया था, तो पुलिस और जो इंटेलिजेंस एजेंसी वगैरह है उसने उस महिला को उस बच्चे से 22 साल बाद मिला दिया। तो ये सब है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो एक न्यूज़ और है जो स्टेट और सेंटर के इंटेलिजेंस के बीच की आई है, यही न्यूज़ के बारे में और डिटेल में बात करनी है। तो हुआ क्या है, देखो, सेंटर ने स्टेट से कहा है कि जो भी इंटेलिजेंस होती है, जो भी इंटेलिजेंस का जो डाटा होता है, उसको मल्टी एजेंसी सेंटर, जो हम लोग एमएसी बोलते हैं, उस पर शेयर करें टाइम टू टाइम, क्योंकि वो बहुत पीछे चल रहा है। अब एमएसी होता क्या है, देखो, राज्य के पास में अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं और साथ साथ में राज्य के पास में पुलिस वगैरह भी होती है और भी चीज़ें होती हैं, तो उसके पास में अलग डाटा होता है, और केंद्र के पास में अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी उसके डाटा है। तो एक एमएसी प्लेटफॉर्म बनाया गया था जिसका नाम था मल्टी एजेंसी सेंटर, जिस पे राज्य और केंद्र सरकार दोनों लोग अपने अपने एजेंसीज का लाया हुआ जो खुफिया डाटा है वो डालेगी, या मान लो रिपोर्ट है, क्राइम रिपोर्ट्स हैं, ये सारी रिपोर्ट उस पर डालेगी, जिससे किसी भी प्रकार की आगे इंटेलिजेंस में क्या होता है, डाटा की कमी होती है, उस वजह से और ज़्यादा केसेस हो जाते हैं बाद में, तो और ज़्यादा क्राइम हो जाते हैं, तो उन क्राइम को रोकने के लिए ये था। तो अभी मल्टी एजेंसी जो सेंटर है उसमें कोई डाटा ही नहीं डाल रहा। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने एक साल से नहीं डाला है, तो केंद्र सरकार ने उनसे कहा है कि अपने डाटा वगैरह को डालो। और बाय द वे अगर एमएसी की बात करें तो 400 से ज़्यादा सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है जो इसमें आते हैं। और हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, नेट ग्रिड की बात, NATGRID। अब नेट ग्रिड क्या है, देखो, एमएसी है, उस पे राज्य और केंद्र सरकार दोनों अपना डाटा डालती हैं, लेकिन एनएसी पे केंद्र सरकार को अपना पूरा डाटा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी चीजें नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है। लेकिन नेट ग्रिड जो होता है उस पे सारी की सारी केवल केंद्र की एजेंसीज हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं रॉ की, आईबी की, एनआईए की। तो एक नेट ग्रिड भी बनाया गया था कि टेररिस्ट अटैक्स वगैरह हम लोग क्या हो गए थे, हम लोग जानते हैं, 26/11 हुआ था, उसके बाद नेट ग्रिड बनाया गया था कि बेसिकली रॉ, आईबी, एनआईए, इन लोगों के बीच में जो डाटा की प्रॉब्लम है वो ना रहे और सबको पता रहे कि हाँ, जो रियल टाइम डाटा बेसिकली कर सकें, जैसे ट्रैवलिंग डाटा है लोगों का, बैंकिंग डाटा है, ये सब चीज़ें पता पड़ती रहे। और बस वही है, फिर नेट ग्रिड की काफ़ी आलोचना भी होती है कि इसमें स्टेट का डाटा वो इन्वॉल्व नहीं किया है, स्टेट इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं है, जबकि स्टेट के पास में बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है कभी कभी, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि पुलिस है, अरे कुछ नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, पुलिस के पास कुछ डाटा नहीं होता। अभी किसी मंत्री का कुछ हो जाए ना और उसके कुछ ढूंढना हो, पुलिस वाले यहाँ से बक्के अगर तमिलनाडु भी गया होगा, तमिलनाडु से कश्मीर के बंदे को भी ढूंढ के ले आएंगे अगर वहां भी वो किसी गांव में छुपा होगा। तो पुलिस के पास में इंटेलिजेंस बहुत होती है, बस उनके पास में वो विल नहीं होती काम करने की, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा बना रहता है उनके ऊपर, इवन दो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है इस वजह से। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है सिंधुताई सपकल के बारे में, कि हम जानते हैं कि ऑर्फनेज की मदर कहा जाता था इंडिया में उनको, और वो सोशल वर्कर भी थी। उन्हें 1948 में महाराष्ट्र में जन्म हुआ था, उनके 3 बच्चे थे, उनके साथ साथ में उन्होंने 1000 से ज़्यादा बच्चों को पाल के और बड़ा किया है। तो जितने अनाथ बच्चे थे उनको 1000 से ज़्यादा पाले हैं। तो पद्मश्री भी थी बाय द वे, उनका निधन हो गया है कल। तो बस हमें जानना जरूरी है कि सिंधुताई सपकल कौन है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है श्रीलंका के ट्राइकोमेली ऑयल टैंक फार्म को लेके, है क्या नाम, ट्राइकोमेली एक नेचुरल हार्बर है बेसिकली वहाँ पे श्रीलंका में, वहाँ पे ऑयल टैंक फार्म बनाया जा रहा है। देखो, पहले हिस्ट्री में चलते हैं थोड़ा। इंडिया और हम देखते हैं कि श्रीलंका के बीच में राजीव गांधी जयवर्धने अकॉर्ड हुआ था 1987 में। फिर हम लोगों ने देखा जो वहाँ की जो सिविल वॉर थी उसमें भी हम लोगों ने मदद किया था, मिशन पवन पुत्र, मिशन कैक्टस वगैरह चलाया था। फिर राजीव गांधी को उस वजह से लेट्टे ने मार भी दिया था, जो भी है। बाद में हम लोग देखते हैं कि मतलब हम लोगों ने वहाँ पे 99 टैंक्स ऐसे बनाए थे जिनका 12,000 किलो लीटर का स्टोरेज था।
ये अकॉर्ड में ही साइन हुआ था कि मतलब वही है ना कि उन लोगों को भी टैंक की जरूरत है, उनको भी ऑयल की जरूरत है, तो क्रूड ऑयल स्टोर करने की जरूरत है, तो टैंक बनाने की 99 टैंक भारत ने कहा था कि हम बनाएंगे। अब हुआ क्या, वो 99 टैंक बन नहीं पाए थे उस समय कम ही टैंक बन पाए थे। तो अभी जो बचे हुए टैंक हैं उन सबको बनाने के लिए ट्राई ऑयल टैंक फार्म को फिर से अप्रूवल मिल गया है श्रीलंका के सरकार के द्वारा। और बाय द वे इस बार के एग्रीमेंट में और भी चीजें हैं, जैसे कि अशोक लेलैंड है वो 500 बसें देगा श्रीलंका को, श्रीलंका की जो पुलिस है उसको महिंद्रा कुछ जीप वगैरह भी देगा। तो ये सब चीजें भी हम बाकी हम लोग बात करें ना कि जब FII FDI इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो हम जानते हैं श्रीलंका में सबसे ज़्यादा चाइना का है। चाइना से तकरीबन 23.6% ओवरऑल जो FII FDI या FII की बात करते हैं वो चाइना से आता है श्रीलंका का। अब लेकिन ऐसा भी नहीं कि भारत के साथ संबंध बुरे हैं। भारत के साथ में श्रीलंका का एक पैक्ट है जिसका नाम कहते हैं 4 पिलर इनिशिएटिव। अब 4 पिलर इनिशिएटिव क्या है? 4 पिलर्स है। पहली बात तो LOC देना। LOC क्या होता है? देखो, LOC को कहा जाता है लाइन ऑफ क्रेडिट। अब जैसे मोदी जी जाते हैं और मोदी जी वहां पे श्रीलंका में जाते हैं और सीधे पैसे ना देते हुए श्रीलंका को, श्रीलंका वालों से वहां पे जाकर उनकी सरकार से वादा कर देते हैं कि हम आपको $4 बिलियन का LOC दे के आते हैं। तो LOC क्या होता है कि अब श्रीलंका की जो कंपनियां हैं, जो सरकारी एजेंसीज हैं, वो लोग भारत में आ सकती हैं। वो भारत के प्राइवेट मार्केट से भी अगर कुछ उठाना चाहे तो वो भी खरीद सकती हैं, मतलब कंपनी वगैरह से बल्क में कुछ लेना चाहे, या भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं उनसे भी स्टील इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी खरीदना है वो बल्क में ले सकती हैं। और ये जो $4 बिलियन होगा ये श्रीलंका सरकार अगले 20-30 साल में पटा देगी, जितने का भी LOC हुआ हो। अब LOC से फायदा क्या होता है? देखो, तुम सीधा पैसा दोगे किसी भी सरकार को तो वो पैसा देना होता है, सीधी सी बात है, उसमें तुम्हें ज्यादा नुकसान होता है। LOC से क्या हुआ, हम लोगों ने तो वो चीज 10 रुपए में बनाई थी ना, हम भी बेच 20 में रहे हैं, तो हमारी सरकार का भी फायदा होता है ओवरऑल। एक तो चीज जो बेचनी थी वो बिक भी गई, हमारे यहाँ रोजगार भी बढ़ा, और साथ साथ में जिसे चाहिए थी उसे मिल भी गई, पैसा पूरा वापस आ ही जाना है और हमारे यहाँ रोजगार में भी प्रॉफिट हो जाना है। तो जो 4 पिलर इनिशिएटिव था उसका पहला पिलर था LOC। दूसरा पिलर था करेंसी स्वैप, कि हम लोग श्रीलंका के साथ में करेंसी स्वैप करेंगे, कि मतलब उनकी करेंसी से भी सामान ले लिया करेंगे, ये सब चीजें एक लिमिट तक। थर्ड जो पिलर था उसका नाम था प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, कि हम लोग श्रीलंका में प्रोजेक्ट वगैरह डेवलप करेंगे। और फोर्थ पिलर था इंडियन इन्वेस्टमेंट, कि इंडिया इन्वेस्टमेंट पहुंचाएगा कहाँ पे? श्रीलंका में, इवेंचुअली धीरे धीरे समय के साथ बढ़ाएगा। और फिर हम देखते हैं कि मित्र शक्ति या सिलिनेक्स जैसी बायलैटरल एक्सरसाइज भी हम लोग श्रीलंका के साथ में करते हैं। बिम्स्टेक, सार्क, सागर इनिशिएटिव, इन सब में हम लोग एक साथ में पार्टनर भी हैं ऐसे ग्रुप्स में। तो श्रीलंका के साथ में इंडिया काफी अच्छे संबंध है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है हुआ ये ICMR को लेकर। ICMR हम लोग जानते हैं हमारी जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जो इंडिया में पूरी मेडिकल रिसर्च और इन सब के लिए नोडल एजेंसी है भारत सरकार की। तो ICMR ने एक ओमीशेयर नाम से एक टेस्टिंग किट लॉन्च कर दी है, जिससे तुम घर पे ही ओमिक्रॉन का टेस्ट कर सकते हो। हाँ, ये 100% प्रूवन नहीं है, बट काफी हद तक बता देती है। और ICMR की अगर थोड़ी बहुत बात करें तो 1911 में इसकी स्थापना की गई थी। IRFA था जो 1911 में बना था, उसको ही हम लोग देखते हैं आज़ादी के बाद ICMR में बदल दिया गया था। दिल्ली में हेडक्वार्टर है, बलराम भारद्वाज जो इसके हेड है। फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डेवलपमेंट के अंतर्गत काम करती है क्या ICMR, जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत काम करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंतर्गत आता है। तो दैट्स ऑल। और हाँ, 2300 करोड़ का तकरीबन बजट होता है ICMR का हर साल, जो बहुत कम है अगर हम लोग देखें रिसर्च के हिसाब से। तो एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है IMPS को लेकर। IMPS जब भी हम लोग करेंसी किसी को बेचते हैं, लेते हैं, देते हैं, तो उसमें RTGS, NEFT, IMPS ये तरीके होते हैं। तो IMPS की जो लिमिट थी वो अभी तक थी 2 लाख रुपए, उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया कि अब तुम 5 लाख रुपए तक किसी को भी भेजोगे तो किसी भी प्रकार का चार्ज किसी पे नहीं लगेगा। अब RTGS में 2 लाख लिमिट है, NEFT में 1 लाख और IMPS में 5 लाख लिमिट हो गई है, जो पहले 2 लाख थी बेसिकली। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है हरप्रीत चंडी को लेकर, कैप्टन हरप्रीत चंडी को लेकर बेसिकली, जो कि साउथ पोल पे सोलो ट्रैक करने वाली पहली महिला बन गई है भारत की, जिन्होंने तकरीबन 1100 किलोमीटर किया है 40 दिन में। अब अगर हम लोग बात करते हैं साउथ पोल की, तो साउथ पोल पे इंडिया ने पहले भी बहुत काम किया है। हम लोगों ने अंटार्कटिक जो मिशन है इंडिया का वो 1 अगस्त 1983 में लॉन्च किया था, और 12 सितंबर 1983 को हम लोग अंटार्कटिक ट्रीटी के मेंबर बन गए थे। 5th मेंबर बना था इंडिया बाय द वे अंटार्कटिका ट्रीटी का। हम लोग देखते हैं कि
1984 में हम लोगों ने दक्षिण गंगोत्री जो हमारा रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में वो स्थापित किया था। फिर हम लोगों ने मैत्री स्थापित किया था 1989 में, और फिर भारती 2015 में स्थापित किया है। और अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती ये अंटार्कटिका में है नीचे, मतलब साउथ पोल पे। और अगर नॉर्थ पोल पे हम लोग बात करते हैं आर्कटिक में, तो वहां पे हिमाद्री है हमारा, वो अलग है। और अगर हम लोग अंटार्कटिक की और बात करें तो जो सागर निधि वेसल है वो हम लोगों ने लॉन्च किया था कि आइस को वहां पे तोड़ने वगैरह के लिए, काटने के लिए। और नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च हम लोगों ने 1998 में बनाया था। गुआ में इसका हेडक्वार्टर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत काम करता है, जो कि ये जो हमारे जितने भी रिसर्च सेंटर बने हुए हैं आर्कटिक या अंटार्कटिक में, उनसे कनेक्ट रहता है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है आई है एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी को लेके, कि इन 3 बैंकों को आरबीआई के द्वारा, एसबीआई को, आईसीआईसीआई को और एचडीएफसी को टू बिग टू फेल की कैटेगरी में डाल दिया गया है। अब ये टू बिग टू फेल कैटेगरी क्या होती है? बेसिकली ये इतनी बड़ी हो चुकी है कि अगर ये गिरेंगे तो देश की इकोनॉमी गिर जाएगी, और फिर इनका ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होना ना के बराबर ही होता है कि हाँ ये बैंकरप्ट तो नहीं होंगे जहाँ तक है। तो एसबीआई और एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक देश की 3 सबसे बड़ी बैंकें बन गई। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है आयुष आहार के बारे में। अब सुनने में ऐसा लग रहा है कि गरीबों को आहार पहुंचेगा ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आयुष आहार एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा उसकी पेंट्री में लॉन्च किया गया है। आयुष मिनिस्ट्री में जितने भी लोग काम करते हैं वो लोग अपने यहाँ कैंटीन में एक हेल्दी लिविंग ऑफ लाइफ के लिए ये सब चीज यूज की गई, जो आयुष आहार लॉन्च किया गया है। अब ये क्यों लॉन्च किया गया? कैंटीन में समोसा कचौड़ी ये सब चीजें मिलती थी, ये हेल्दी लाइफस्टाइल में नहीं आती। तो इसके तहत अब कैंटीन में, जो आयुष मंत्रालय की जो कैंटीन है, वहां पे केवल वही चीजें मिलेंगी कि जैसे हम लोग बात करते हैं दलिया की बात कर ले, मटर पनीर की बात कर ले, हम लोग हेल्दी खाने की, मतलब जितनी भी ब्राउन राइस वगैरह मिलेंगे, हेल्दी खाने की बात कर ले। तो दैट्स ऑल। और आयुष मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो इसने काम बहुत अच्छा किया है। अगर पिछले 5 साल में बात करें तो तकरीबन 50% तक हम लोग देखते हैं योग और आयुष ये चीजें इंडिया में बढ़ गई हैं। और आने वाले 2 साल में तकरीबन 10 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा हमारे आयुष मिनिस्ट्री का ही, मतलब ओवरऑल हम लोग में देखते हैं खाका, मतलब भारत में, और भारत का इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनली भारत में ट्रेड। जब भी हम लोग आयुष की बात करते हैं, आयुर्वेदा की, यूनान की, योगा की, इन सब चीज़ों का ट्रेड 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। और इसका क्रेडिट हम लोग जानते हैं मोदी जी को जाता है, और एक हमारे इकोनॉमिस्ट रामदेव उनको जाता है, उनके बिजनेसमैन भी है रामदेव, और योगा के टीचर भी हैं। ठीक है। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्निकल को लेके, एनईएटी। अब देखो ये एनईएटी क्या है? एनईएटी एक प्लेटफॉर्म है जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे में। इनका कहना यह है कि जितनी भी हायर एजुकेशन के जो भी कोर्सेज होते हैं उनको एआई के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाएगा, और 100 से ज्यादा कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जाएंगे बच्चों को। अब देखो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हायर एजुकेशन के कोर्सेज हैं, एआई के माध्यम से एक वेबसाइट पे बच्चे पढ़ सकेंगे, लेकिन ये कहाँ तक एनईएटी प्लेटफॉर्म पहुंचता है और कहाँ तक इनकी कही हुई बातों की एक्सपेक्टेशंस को टच कर पाता है, वो तो देखने वाली बात होगी। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है मंथली एक्सपोर्ट को लेके। ये बताया गया है कि मंथली एक्सपोर्ट जब हम लोग कंपेयर करते हैं 2020 से, तो इंडिया का बढ़ गया है, तकरीबन 37.29 बिलियन डॉलर पहुंच गया है 2021 में। 2021 से कंपेयर करते हैं तो 2020 से कंपेयर करते हुए 21 में देखें तो तकरीबन 4 बिलियन डॉलर मंथली एक्सपोर्ट बढ़ गया है, अगर हम लोग दिसंबर 2021 को कंपेयर करते हैं दिसंबर 2020 से। अब देखो ये तो बता दिया कि तुम्हारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है, पर यहाँ पे एक चीज नहीं बताई गई है कि फिजिकल डेफिसिएट भी बढ़ गया है तुम्हारा। जो 15 बिलियन डॉलर होता था वो 21 बिलियन डॉलर हो गया है, तो फिजिकल डेफिसिएट तो 5 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया है। तुम्हें घाटा और ज्यादा होने लगा है एक्सपोर्ट बढ़ने के बाद भी, फिर भी। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें किस में हमारा इंडिया का ज्यादा बढ़ा है, तो मर्चेंडाइज हुए, इंजीनियरिंग टूल्स हुए, आईटी सेक्टर हुआ, जेम्स वगैरह हो गए, और जो हम लोग देखते हैं क्रूड ऑयल से बने हुए गुड्स हो गए, क्योंकि हम लोग बाहर से क्रूड ऑयल मंगाते हैं फिर उनको रिफाइनरी वगैरह में डाल के श्रीलंका वगैरह को बेच भी देते हैं, तो उससे भी पैसा कमा लेते हैं। तो ये सब चीजें सॉरी। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी को लेके। अब जीरो टिलेज क्या है? पहली बात तो देखो, जीरो टिलेज एक तरीका होता है बिना सॉइल को डिस्टर्ब करे हुए तुम्हें लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो अभी जैसे किसी भी सॉइल का उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो ज्यादातर क्या करते हैं, उसको खोदते वगैरह हैं, उसको नीचे से उसकी सॉइल निकालते हैं, फिर उसमें खाद वगैरह डालते हैं और वो सॉइल फिर से उपजाऊ हो जाती है। लेकिन इससे उसका स्ट्रक्चर, उसका टेक्सचर, उसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है। तो स्ट्रक्चर, टेक्सचर, मॉइस्चर खत्म ना हो और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी से हम लोग उस सॉइल को फिर से रिन्यू कर सके, तो इसके लिए जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो बस अभी क्या कल हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने जीरो टिलेज के बारे में बहुत बात की है, तो बस हमें जानना जरूरी हो जाता है कि जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी है क्या, अगर न्यूज़ में है तो। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है क्वाड्रेंट मेट्रो शावर को लेके। अब ये है क्या, क्वाड्रेंट मेट्रो शावर मीटियोर शावर, सॉरी क्वाड्रेंट मीटियोर शावर को लेके। अब ये होता क्या है, ये बेसिकली हर साल जनवरी में होता है, जो कि इस साल भी शुरू हो गया है। और जो हम जानते हैं कि एमजे के बीच के जो एस्टेरॉयड होते हैं, एमजे माइकल जैक्सन नहीं है, एमजे मार्स और जुपिटर है, तो मार्स और जुपिटर के बीच के जो एस्टेरॉयड्स वगैरह होते हैं वो अर्थ पे आते हैं, फिर अर्थ के वातावरण की वजह से वो जलने लगते हैं और फिर वो हमें तारे की तरह दिखाई देते हैं, ऐसे गिरता हुआ तारा बहुत से लोग कहते हैं उनको, वो एस्टेरॉयड्स वगैरह होते हैं ज़्यादातर छोटे। तो इस समय जनवरी के टाइम पे अर्थ पे सबसे ज़्यादा मीटोर शावर होता है, जिसको हम लोग क्वाड्रेंट मीटोर शावर बोलते हैं। तो वो शुरू हो चुका है कल से और अगले 15 दिन तक तकरीबन चलेगा। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है IHU वेरिएंट को लेके। अब कोरोना के भी नए नए वेरिएंट आते जा रहे हैं। फ्रांस में कल एक IHU नया वेरिएंट मिल गया है, जिसके 12 केसेस भी मिले हैं बाय द वे। और ये बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अब देखते हैं, अभी कंट्रोल कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है इसको भी, वैसे ही ओमिक्रॉन से परेशान है दुनिया। एक न्यूज़ आई है छोटी सी NTPC को लेकर, कि NTPC तकरीबन 5% इक्विटी है वो पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया में खरीदने वाली है। मतलब उसकी जो टोटल शेयर्स हैं पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया के, वो NTPC खरीदने वाली है तकरीबन 5%। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी। और एक छोटी सी न्यूज़ और आई है कि जो EU है, यूरोपियन यूनियन, उसकी प्रेसिडेंसी फ्रांस करने वाला है अगले 6 महीने के लिए। तो बस फ्रांस प्रेसिडेंट बन गया EU का, दैट्स ऑल। तो आज की अगर न्यूज़ देखें तो इतनी थी। यहाँ से हमारे एडिटोरियल शुरू होते हैं। तो आज का पहला एडिटोरियल है, वो आया है NGOs के बारे में। देखो हुआ क्या है, आज FCRA को लेकर हम लोग काफ़ी दिन से बात कर रहे हैं, आज डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो FCRA का संशोधन किया गया, हम लोग जानते हैं FCRA में संशोधन आया, उसके बिल कानून को और मजबूत किया गया और तकरीबन हमारे देश में 50,000 से ज़्यादा NGOs है, जिसमें से 17,000 NGOs FCRA नॉर्म्स को नहीं मान पा रहे हैं और उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। अभी हाँ बाय द वे 31 मार्च तक उनको रीजनिंग देने के लिए डेट बढ़ा दी गई है कि अगर तुमने FCRA नॉर्म्स फॉलो क्यों नहीं किए हैं ये बताओ, तो ठीक है। अब FCRA क्या होता है, बेसिकली कानून है कि तुम अगर विदेशी फंडिंग लेते हो तो कैसे आ रही है, क्या आ रही है, उसको लेके कुछ नियम कानून है। अब देखो 2000 अगर हम 11 से बात करते हैं ना, तो 2011 से तकरीबन 21,000 से ज़्यादा NGOs हैं जिनके लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं और जिनमें से 80% 2014 के बाद किए गए हैं, जब से मोदी सरकार आई है। तो हम ये देखते हैं कि लगातार समय के हिसाब से NGOs के लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं इंडिया में। और सोचो 2011 से 2021 के बीच में केवल 21,000 हुए थे और केवल 2021 और 22 में हम लोग देखते हैं तो 17,000 NGOs के लाइसेंस अभी कैंसिल कर दिए गए। तो कितना बड़ा जंप है। अब इससे क्या है, कैसा किसी ने अभी जो हाँ बाद अभी जो 33,000 बचे हैं ना, मैंने बताया ना 50,000 हम लोगों के यहाँ NGOs हैं, 17,000 के लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं। जो 33,000 बचे हैं उनको भी उनके ऊपर भी अभी तलवार से लटक रही है, क्योंकि उनमें से भी 12,000 ऐसे हैं जो एक्सपायर हो सकते हैं अगले आने वाले 2-3 महीने में, तो उनको भी रिन्यू की प्रॉब्लम बनी हुई है। अब ये जो कैंसिल हो रहा है ये क्यों हो रहा है और क्यों कर रही है सरकार? देखो पहली बात तो FCRA नॉर्म्स का वायलेशन कर रहे हैं ये। 2010 में, 2016 में, 2012 में, 2020 में FCRA जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट लाया गया है और उसमें जो चेंजेस आए हैं उनके हिसाब से ये नए नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं NGO। एक दूसरी चीज़ है टैक्स चोरी की, कि टैक्स चोरी होती है, चंदा वगैरह आता है इससे, तो इसको लेके बात बनी हुई है, इस वजह से काफ़ी बंद किए जा रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस की भी प्रॉब्लम है कि कोविड चल रहा है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आती थी, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई है बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट हर देश में, तो इसको भी लेके NGOs के पास में प्रॉब्लम बनी हुई है। तो काफ़ी NGO तो अपने FCRA के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा से फॉर्म ही नहीं भरे हैं इस बार, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब हम चला ही नहीं सकते, बंद करो, वैसे ही पैसा नहीं आ रहा, तो मतलब FCRA लेके भी क्या करेंगे। और फिर एक चीज़ है कि जो ग्लोबल फंडिंग की बात आती है, तो ग्लोबल फंडिंग जब भी आती है तो उस पर कई बार NGOs पे क्या हो जाता है ना, ये ग्लोबल फंडिंग सही तरीके से नहीं आई है, गवर्नमेंट जांच बिठा देती है, ये कर देती है, वो कर देती है। उन जांचों से बचने के लिए बहुत से NGO वाले कहते थे कि छोड़ो ना, क्या करना है, अपन तो दूसरे के लिए काम कर रहे थे ना। गवर्नमेंट अगर इतने टाइट रूल करती जा रही है तो कौन ही NGO वाला चाहेगा कि लाल फीता शाही में फंस जाए, कागजी कार्रवाई में फंस जाए, वो बंद कर देंगे। अब ये तो कारण है गवर्नमेंटल कि जिन वजह से बंद हो रहा है।
अब कुछ रियल कारणों की भी बात करते हैं यहाँ पे। देखो, एक कारण ये भी है, देखो गवर्नमेंट को जनता से जोड़ते हैं एनजीओ। एनजीओ जब गवर्नमेंट में करप्शन होता है तो उसकी आवाज उठाते हैं, और जब गवर्नमेंट का पैसा जनता तक नहीं पहुंचता उसकी आवाज भी उठाते हैं। गवर्नमेंट का पैसा जनता तक सही तरीके से पहुंचे इसको सुनिश्चित भी एनजीओ करते हैं, तो गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं कई बार एनजीओ। साथ साथ में जो फंडिंग क्रंच है हम लोग देखते हैं कि जो चैरिटेबल एनजीओस हैं, जैसे मान लो बहुत से एनजीओस ऐसे हैं जो ज्यादा पेपर वर्क में नहीं फंसना चाहते, वो सिंपली चल रहे हैं। क्योंकि जैसे मैं बता दूं कि एक एनजीओ है जिससे हम लोगों की फैमिली भी जुड़ी हुई है काफी, तो उस एनजीओ को मेरे मतलब रिलेटिव वगैरह ने शुरू किया था, तो हम लोगों की फैमिली उससे जुड़ी हुई थी। काफी उन लोगों ने काम किया जिसको लेके विदेशों से भी उनके दोस्त वगैरह आया, पापा के दोस्त वगैरह आया, उन लोगों ने सब लोगों ने मंगाया था। अब हुआ क्या है, ये जब पेपर वर्क इतना मुश्किल हो गया है सरकार के द्वारा, तो उन्होंने कह दिया कि छोड़ो ना, अपन तो गरीबों के लिए काम कर रहे थे, हमें तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो बंद करो। तो पेपर वर्क से बचने के लिए भी काफी लोगों ने एनजीओ बंद कर दिए हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जगह जगह लाल फीताशाही करें और फिर दफ्तरों के चक्कर काटे, उसके बाद में जवाब देते घूमे। तो हम लोग तो वैसे ही भलाई का काम कर रहे थे, अगर सरकार नहीं करने दे रही छोड़ो। अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है इस सबसे? उस गरीब वंचित तबके का होता है जिसके पास में उन चीजों का फायदा पहुंच रहा था। अब देखो, बात आती है प्रक्रिया आसान करने की और मॉनिटर करने की। ये जिम्मेदारी सरकार की है, ना कि प्रक्रिया को और जटिल कर देना और एनजीओ को बंद कर देना। पर हाँ, क्योंकि एनजीओ तो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो खुद की लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं। जो कि बैलेंस एनजीओ क्या कर रहे हैं, एनजीओ बैलेंस बना रहे हैं। और बाय द वे हाँ, एक पॉइंट और है, अपोजिशन। जब हम लोग अपोजिशन पार्टी की बात करते हैं तो अपोजिशन पार्टी कई बार इन्हीं एनजीओ का जो डाटा है इसका सहारा लेती हैं सरकार को घेरने के लिए, कि ये देखो इस एनजीओ ने प्रूव किया यहाँ पे इतने गरीब हो, सरकार इतने बता रही है, सरकार को घेरती है वो पटल पे। तो सत्ताधारी लोगों को एनजीओ के और हाँ, एक समय ऐसा भी था जब सरकार भी एनजीओ के डाटा को स्वीकार करती थी, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं किया। हम प्रथम एनजीओ की बात कर लें, प्रथम नाम है एनजीओ का बाय द वे, प्रथम एनजीओ के डाटा को हमारी योजना आयोग तक ने स्वीकार किया था, और आज सरकार हर एनजीओ के डाटा को सीधे नकार देती है, जो क्रिटिसिज्म है उससे बचने के लिए। क्योंकि और सोचो, प्रथम एनजीओ जिसका एक समय पे योजना आयोग ने अपनी योजना बनाने के लिए, सरकार ने नीतियां बनाने के लिए उस एनजीओ के डाटा का इस्तेमाल किया था, उसके डाटा को भी अभी सरकार ने कुछ दिनों पहले नकार दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो डाटा सरकार को क्रिटिसाइज करता था। तो आज सरकार के खिलाफ जो डाटा हो रहा है, तो सरकार कई बार इनको भी क्रैकडाउन करना चाहती है एनजीओ को। अब यहां पे बात क्या आती है, एफसीआरए पे सर्विलियंस की जरूरत है, फंडिंग में बाधा ना बनाई जाए। मार्केट, जब हम लोग बात करते हैं ना कि एनजीओ क्या है, एनजीओ मार्केट एक्सप्लॉयटेशन से बचाते हैं गरीबों को, और ग्रास रूट तक जाकर जहां पे सरकार नहीं पहुंच पा रही, कंबल बांटना है गरीबों को, चप्पल बांटनी है गरीबों को, खाना पहुंचाना है गरीबों को, कोई योजना स्वास्थ्य पहुंचाना है, जहां तक रोडें ही नहीं डली है वहां तक जाना है, एक एक एंड व्यक्ति तक जाना है, तो एनजीओ वो काम कर सकते हैं, सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती। सरकार के पास में उतनी कार्य शक्ति ही नहीं है आज। देखो, अब यहां पे आती है प्रूफ करने वाली बात, कि ये सरकार को प्रूफ करना चाहिए कि एनजीओ गलत है, ना कि सरकार एनजीओ पे ही पूरा डाल दे कि तुम ही प्रूफ करो कि तुम गलत नहीं हो। अब देखो, एक सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो बाहर लड़ाई होती है मेरी एक लड़के के साथ में या किसी के साथ में भी, जिसमें कुछ एक हो जाता, कुछ भी हो जाता है, और मेरे ऊपर अब सरकार इल्जाम मेरे ऊपर लगाए। दो चीजें हैं, मेरे ऊपर लगाए कि तुम प्रूफ करो कि तुमने इसे नहीं मारा था, और दूसरा ये कि सरकार के पास में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, सरकार के पास में एक पूरी प्रणाली है जो प्रूफ कर सकती है, जो डाटा के पता लगा सकती है, जो जांच फिराक कर सकती है कि हाँ इसने गलत किया था। तो एक तो तुम एनजीओ से खुद कह दो तुम प्रूफ करो, और एक कहा जाता है कि पॉलिटिकल विल है कि हम प्रूफ करें। तो सरकार के पास में एक प्रणाली है, आम आदमी के पास में एक एनजीओ जो चला रहा है बंदा, उसके पास में एक प्रणाली है, एक सरकारी तंत्र नहीं है, या कोई एक तंत्र नहीं है जिससे वो खुद को नॉन गिल्टी प्रूफ करे तुम्हारे सामने, और वो भी हर दूसरे साल आके। तो ऑटोमेटिकली एनजीओ बंद हो जाएंगे, सीधी सी बात है। एनडीओ के जहां पे चंदा का सवाल आता है, अब देखना, एफसीआरए की बात करते हैं हम लोग, एफआईआई फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं मैं, रेड कारपेट बिछा देती है सरकार उन लोगों के लिए कि आओ तुम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करो। पी नोट भाई पूरा देश जानता है, सब जानते हैं कि ब्लैक मनी के लिए सीधा सीधा इस्तेमाल होता है उसका, आज तक सरकार उस पर कोई काम नहीं कर पा रही है। पॉलिटिकल पार्टीज को जो चंदा आता है एफसीआरए के तहत, उनको एफसीआरए में डाला ही नहीं गया, इसीलिए विदेशी चंदा आ रहा है, अगर एक एनजीओ को आ रहा है तो उसमें 50 प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जा रही है। पॉलिटिकल पार्टी को आ रही है तो उससे पूछ भी नहीं सकती सरकार कि क्यों आया, कैसे आया।
डेमोक्रेसी का पिलर कमजोर होता जा रहा है और इन पिलर्स को हमें बचा के रखना है आम जनता की और एक गरीब वंचित तबके तक सबके फायदे को सुनिश्चित करना है। तो हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि एनजीओस को परेशान ना किया जाए, जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार तक रहे, ना कि सरकार दूसरों पे डाल दे और अपने पॉलिटिकल फायदों के लिए सरकार एनजीओस का क्रैकडाउन करने लगे। तो सरकार की तरफ से भी कुछ पॉइंट्स अच्छे हैं कि हाँ टेररिज्म ये वो फंडिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये वो है, लेकिन दूसरी तरफ ये बातें भी सही है कि सरकार खुद की नुकसान जो सरकार के हो रहे हैं उनको भी बचाने के लिए, पॉलिटिकल नुकसान को बचाने के लिए लोगों को नुकसान ना कर दे। तो दैट्स ऑल इस एडिटोरियल में तो यही था। एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है छोटा सा, आसियान को लेके आया कि आसियान को लेके, साउथ ईस्ट एशिया को लेके कैसी पॉलिसी है यूएसए और चाइना की। तो इसको लेके कुछ डाटा आया है। देखो अभी हम देखते हैं जब साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो आसियान एक मेन चीज है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया के 10 देशों ने एक ग्रुप बनाकर रखा है जिसका नाम है आसियान। अब उस आसियान को लेकर अमेरिका और यूएसए की रणनीति अलग अलग है, क्योंकि ये कोल्ड वॉर सी चल रही है अमेरिका और चाइना के बीच में, सॉरी मैं यूएसए बोल गया, अमेरिका और चाइना के बीच में। अब देखो एशिया पैसिफिक को अगर मजबूत बनाना है तो आसियान को साथ में जुड़ के रहने की जरूरत है। वहीं चाइना क्या करता है, चाइना कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार इनको तो साथ ले लेता है, दूसरी तरफ ब्रुनेई वगैरह को एक तरफ छोड़ देता है। चाइना कहता है हमारी बीआरआई पॉलिसी है, इसके साथ में तुम लोग आओ। वहीं अमेरिका एज एन आसियान पूरे ग्रुप को संबोधित करता है, एक ग्रुप लेके चलता है। चाइना अपना बीआरआई लेके आता है। देखो दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट तो हैं ही है, पर्सनल इंटरेस्ट। चाइना का अगर बेल्ट रोड इनिशिएटिव है तो अमेरिका का भी बिल्ड बेटर बैक वर्ल्ड है और ब्लू डॉट नेटवर्क है, तो अमेरिका के भी अपने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बीआरआई उसका है तो इसका भी बीडीआर है, बीबीबीडब्ल्यू है, तो अमेरिका के भी अपने हैं। लेकिन जहां पे चाइना साउथ चाइना सी पे पूरा अधिकार खुद का बताता है, वहीं अमेरिका FONOP की बात करता है, मतलब हम देखते हैं ना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन, मतलब खुले समुद्रों की बात करता है। यानी कि चाइना फ्रेगमेंटेड करके अपना पर्सनल इंटरेस्ट निकालना चाहता है सार्क से, और यूएसए एक एज एन ग्रुप सार्क को साथ रखते हुए अपना पर्सनल इंटरेस्ट निकालना चाहता है। अब ये तो बेसिक समझ में आया कि सार्क को लेके यूएसए और चाइना की पॉलिसीज कैसी हैं, क्योंकि चाइना केवल अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखता है, चाहे उसके लिए सार्क पूरा टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन यूएसए सार्क को एज एन होल लेके चलता है, फिर भी अपना पर्सनल इंटरेस्ट तो वो भी देखता है। हाँ फिर इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी हो सकते हैं कि हाँ चाइना रीजन में रहता है, यूएसए रीजन के बाहर है, ये वो है, वो ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है भारत की कि भारत के लिए सार्क क्यों जरूरी है। तो कुछ पॉइंट्स हैं बेसिकली। पहली बात आती है ट्रेड, कि भारत का तकरीबन 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड है सार्क कंट्रीज के साथ में। 60 बिलियन डॉलर का एफडीआई है जो वहां से मिलता है, और 80 बिलियन डॉलर का एफडीआई हम लोग करके बैठे हैं, उसको बचाना है। फिर हम बात करते हैं हमारे एनआरआई हैं, आईपीओस हैं, ओसीआईस हैं, वो वहां पर रहते हैं। हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो कल्चर हम लोगों का लेन देन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कंबोडिया में चले जाओ, म्यांमार में चले जाओ, इंडियन कल्चर बहुत ज्यादा प्रसार किया गया है। हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो उसके लिए भी हमें सार्क कंट्रीज की जरूरत है इंडिया को। हम जब नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करते हैं कि वहां पे हमें अलगाववाद को दबाए रखना है, आज तुम देख लो म्यांमार जिसको गेट ऑफ आसियान कहा जाता है, हम जब बात करते हैं ना कि खापलांग की बात कर ले, परेश बरुआ की बात कर ले, तो उनको कौन देता है? खापलांग परेश बरुआ ये अलगाववादी संगठन है, उनको जगह कौन दे रहा है? आज म्यांमार जगह दे रहा है। कल को म्यांमार को तुम एक संबंध में अपने अच्छे कर लेते हो, उनको साथ में ले लेते हो, तो इनको दबाया जा सकता है और नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है अलगाववादी संगठन को कमजोर किया जा सकता है। इवन तो नॉर्थ ईस्ट में अगर तुम्हें डेवलपमेंट भी चाहिए तो इनको साथ में लेने की जरूरत है, आसियान कंट्रीज को। चाइना के साथ में अगर तुम्हें एशिया में बैलेंस ऑफ पावर बनाना है तो आसियान कंट्रीज को साथ में आने की जरूरत है, आसियान प्लस इंडिया। डाइवर्सिटी की बात करते हैं, जब भी हमें डेमोक्रेसी प्लस डाइवर्सिटी, इंडिया में डेमोक्रेसी भी है और डाइवर्सिटी भी है, और इवन दो जो आसियान कंट्रीज है उनमें भी है, बस हाँ एक ब्रुनेई को एक तरफ रख देते हैं, बाकी कंट्रीज में तो डेमोक्रेसी ही है। तो जब डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की हम लोग बात करते हैं तो शांति स्थापित करने की बात करते हैं, उसके लिए हमें जरूरत है आसियान की। हमें हिंद महासागर में भी शांति चाहिए तो उसके लिए भी जरूरत है हमें आसियान की। क्लाइमेट चेंज की बात कर लो, यूएन रिफॉर्म्स की बात कर लो, WTO रिफॉर्म्स की बात कर लो, जब वोटिंग होती है, जब कोई भी चीज होती है, तो आसियान एक 10 कंट्रीज का ग्रुप है और 10 देशों का सपोर्ट एक भारत के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है। तो आसियान एज एन स्ट्रेटेजिकली, एज एन इंटरनेशनली और एज एन पर्सनली, एज एन रीजनली हर प्रकार से इंडिया के लिए फायदेमंद हो जाता है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जैसे
इंडिया की जो पॉलिसी है वो यूएसए से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। इस वजह से हम लोग यूएसए के एलाई के रूप में दिखाई देते हैं जब भी आसियान की पॉलिसीज़ की बात आती है। तो यहाँ बात उठ के आती है क्वाड प्लस आसियान की। जो क्वाड कंट्रीज़ हैं वो आसियान के साथ में एक अच्छा संबंध बना के चल सकती है, जिसमें अमेरिका भी है। आसियान आसियान की खुद भी पॉलिसी है कि आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक, कि आसियान की इंडो पैसिफिक में आउटलुक कैसी है। तो आसियान खुद भी यही चाहता है कि हम सब मिलके चले और बाकी के देश हमसे आके एज ए परस्पर संबंध बनाए, जो कि चाइना नहीं बनाता। चाइना अपने पर्सनल फायदे देखता है और देश को फ्रेगमेंट करके अपने फायदे निकलवाता है, सीधी सी बात है। तो हम अगर चाहते हैं कि आउटलुक जो आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक जो उसकी पॉलिसी है आसियान की, और साथ साथ में जो क्वाड आसियान रिलेशनशिप है उनके लिए भी अच्छा होगा कि इंडिया यूएसए के साथ में मिलकर आसियान से बात करे। आज हम देखते हैं कि यूएसए के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई थी कि यूएसए के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो विदेश मंत्री आसियान में सभी देशों में गए थे। फिर ओमिक्रॉन की प्रॉब्लम आ गई तो काफ़ी देशों से तो केवल एयरपोर्ट पे उतरे, नमस्ते किया, सॉरी बोला और चले गए यूएसए। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर तुम गए हो तो थोड़ी देर रहो, क्योंकि ये चीज़ें एज एन बुरा मैसेज और पहुंचाती है। एक बार तुम नहीं पहुंचोगे ना चल जाता है, बट तुम अगर एयरपोर्ट से वापस आ जाते हो तो वो चीज़ें तुम्हारे ओवरऑल जो हम लोग कहते हैं ना कि डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप को धक्का पहुंचाती हैं। तो और क्योंकि इंडिया यूएसए का एलाई के रूप में आसियान कंट्रीज के द्वारा देखा जाता है, तो इंडिया की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंडिया यूएसए एक कोलेट्रल स्टेप्स उठाएं आसियान से अच्छे संबंध रखने के लिए और हिंद महासागर में शांति स्थापित करने के लिए। तो दैट्स ऑल। अगर आज की बात करें कि 5 जनवरी 2022 की, तो यही कारण था जो हमारे किसी भी एग्जाम में जाने के लिए जरूरी था।